अब ये बात अब देखिए ये कहाँ लागू होता है, the doctrine of frustration comes into play in two types of situation. दो टाइप की सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, वो दो तरीकों में आता है। एक तो जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस है फिजिकली कट ऑफ हो जाता है, फिजिकली करना संभव नहीं है। मतलब मैराशी का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दो तरीकों से लागू होता है। और दूसरा क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज फेल्ड, जब परफॉर्मेंस पहला फिजिकली भौतिक रूप से अगर परफॉर्मेंस किया जाना संभव न रहे, और दूसरा जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है उद्देश्य की विफलता, उद्देश्य की विफलता पर, ठीक है। तो पहला जब भौतिक रूप से कार्य को किया जाना संभव न रहे, टेलर वर्सेस कोल्डवेल, वहां भी लागू होगा। ऑब्जेक्ट इज फेल्ड, वहां भी लागू होगा। तो दो तरीकों से लागू होता है फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन टू वेज में लागू होता है। अब इस चीज को अब आप यही समझिए कि धारा 56 में भारतीय कानून में भी इन दोनों चीजों को अपना लिया गया है। ये कहां से निकल के आता है कि ये दोनों बातें अपना ली गई हैं, ये आप जानिए। सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम बांगुर एंड कंपनी। बांगर सीमेंट, तो मैं सोचता था ये बांगर सीमेंट कहां से पकड़ के लाया है। जब इसको पढ़ा तो पता लगा बांगर कोई प्रजाति है। जैसे जेपी सीमेंट अपने यहाँ जेपी जयप्रकाश जी का है, तो वैसे बांगुर वहां भी कोई रहे होंगे जिन्होंने सीमेंट कंपनी खोली, तो बांगर एंड कंपनी, मगनीराम बांगर एंड कंपनी, कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये तो इंडिया का मामला लग रहा है भाई, चुरा लिया क्या नाम यहां से, हो सकता है। इसमें क्या था ये ध्यान रखिएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट सेक्शन 56 विल अप्लाई टू बोथ काइंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो सेक्शन 56 है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इस केस में कहा गया, इसका अभी फैक्ट अभी बताने का फायदा नहीं, आप इतना ही यहां लिखे, अभी नेक्स्ट कुछ आएगा तो वहां पे इसको हम इसके फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज ऑन बोथ कंडीशंस ऑफ, ये जो है ना प्रिंसिपल, तो ये दोनों पे लागू होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये लीडिंग केस है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम, भूलना नहीं चाहिए ये बात, ठीक। फिर इसके आगे जो भी बात करेंगे वो चलेगा। अभी एक तो यहां तक समझ में आ गया। अब कुल आप ये जान लो कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना, वो उसका मूल तत्व एसेंस मैंने बता दिया। अब इसको आगे पीछे इधर उधर कई डायमेंशन से देखा जाएगा कि क्या क्या हुआ। कि एक क्रिकल वुड प्रॉपर्टी, CRICKLE, cricklewood properties
एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। ट्रस्ट लिमिटेड। देखिए, अगर नहीं आपको याद आता है ना इतना बड़ा नाम, तो आप कुछ नहीं, क्रिकलवुड प्रॉपर्टीज के मामले में ऐसा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए भूल गए हैं तो एक जो फला केस था, क्रिकलवुड प्रॉपर्टीज का मामला था, ऐसे करके लिख सकते हैं, लेटन्स, LEIGHTONS, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। इसमें एक चीज कही गई है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, अगर आपको याद रहेगा, याद नहीं रहना है तो जो जैसे कहा गया उसको मैं बता दे रहा हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है उसको इस केस में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कि क्या कंडीशंस होंगी। उसमें दो तीन शब्दों को, दो तीन बातों को याद रखेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। इसमें कहा गया कि संविदा कब फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहा गया द ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस दो तीन चीजों का होना चाहिए। पहला तो इंटरवीनिंग एवेंट, दूसरा क्या है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस। इंटरवीनिंग इवेंट माने मध्यवर्ती हस्तक्षेप, मध्यवर्ती घटना कह सकते हैं, यानी घटना का हस्तक्षेप। इंटरवीन माने करता है ना हस्तक्षेप, तो ये हस्तक्षेप कब हो, बीच में हो। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके एक टाइम लिमिट है और इन बिटवीन कुछ ऐसा इंटरवीनिंग इवेंट हो जाए, तो ये हो गया, हिंदी वाले थोड़ा समझेंगे, ये इंटरवीनिंग इवेंट हो गया। परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए, ये क्या है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ठीक, तो ये दो बातें होती हैं, occurrence of an intervening event or change in circumstances so fundamental, मतलब वो ये दोनों चीजें जो हो इतनी महत्वपूर्ण हो, इतनी मूल हो कि as to be regarded by the law both as striking at the root of the agreement, यानी वो जो एग्रीमेंट का रूट है, जिसको मैंने कल बताया था कि संविदा के मूल को जिसको कहा जाए, उसको अफेक्ट करे, रूट ऑफ द एग्रीमेंट, एंड एज एंटायरली बियॉन्ड, एंटायरली बियॉन्ड माने पूर्ण रूप से उसके परे हो, किस चीज के परे हो, एंटायरली बियॉन्ड व्हाट वाज द कंटेम्पलेटेड बाय पार्टीज, जो पक्षकारों ने सोच रखा था उसके परे हो। कब सोच रखा था, व्हेन दे एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये दो घटनाएं ऐसी हो जो संविदा को मूल रूप से प्रभावित कर दें, और बस इन दो शब्दों को और इन चीजों को याद रखेंगे तो आप लिख लेंगे, मूल रूप से उसको प्रभावित कर दे, उसके संविदा के जड़ को हिला दें, जो मैंने कल चर्चा की थी, मूल रूप से प्रभावित करे। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एंटायरली बियॉन्ड, जैसे कहते हैं ना इमेजिनेशन के परे होना। जब पक्षकार उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए तो उन्होंने वो सोचा भी नहीं कहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो उस तरह की कोई घटना हो जाए। बियॉन्ड इमेजिनेशन आप भी अपने शब्दों में लिख लेंगे कि पार्टीज ने ऐसा सोचा ना तो भी चले। मैं बस इसको इसलिए वर्ड टू वर्ड बताया कि ऐसा लिखा गया, इसको अपने शब्दों में कैसे लिखना है, इन तीन चार चीजों को आप पकड़ लेंगे, लिख लेंगे। बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पार्टीज भी आप लिख लेंगे, चले, ठीक है। तो आपको भाव बताना है क्या कहा कोर्ट में। तो इसमें यह कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता है, संविदा तब व्यक्त होती है जब किसी मध्यवर्ती दुर्घटना का हस्तक्षेप, कोई दुर्घटना तो होगी नहीं, इंटरवीनिंग इवेंट जो होगा वो कोई ना कोई एक्सीडेंट ही होगा, हस्तक्षेप होता है, इसका हस्तक्षेप हो, या परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन हो जाए जिसके कारण विधि की दृष्टि में उस संविदा का आधार ही नष्ट हो जाए, मूल ही नष्ट हो जाए। जैसे टेल वर्सेस हेनरी का मामला, ध्यान दीजिएगा, टेल वर्सेस हेनरी में उसका ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया, संविदा का आधार ही नष्ट हो जाता है तथा उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है
जो संविदा के समय पक्षकारों की कल्पना से भी परे था। यही शब्द इसमें है। Beyond the imagination of parties when they entered in contract, that intervening event or change in circumstances was not in their mind. ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस को याद रखिएगा कि इसमें कैसे कहा गया, क्योंकि यहाँ का केस है तो थोड़ा अपने यहाँ का नहीं है, यहाँ का भी है। अगर उसको परिभाषित करना हो तो आप यहां से उठा के अपने शब्दों में बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग अपने यहां का है, पंजाब हाई कोर्ट का मामला है। पंजाब हाई कोर्ट का देखिए, जब आप एक सीक्वेंस अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, तो आपको कोई भी चीज प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आता है परसोत्तम दास, BAR, परसोत्तम दास वर्सेस बटाला म्युनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है, हाई कोर्ट पंजाब, परसोत्तम दास वर्सेस बटाला म्युनिसिपल कारपोरेशन। इसमें हुआ क्या, आप लोग चाहते होंगे जैसे ना कभी कहीं घूमने चले जाए, संगम चले जाए, कामेश्वर चले जाए, और या कहीं चले जाए, या सिविल लाइन्स में चले जाए, तो कहते भैया नगर निगम ने ठेका दे रखा है, साइकिल खड़ी करोगे 5 रुपए दो। तो ऐसे ही म्युनिसिपल कारपोरेशन बटाला, म्युनिसिपल बटाला इज द नेम ऑफ प्लेस, और इन्होंने क्या किया था, एक टेंडर बोलते हैं इसको, टेंडर दे रखा था। टेंडर किस लिए दे रखा था, एक स्टैंड ही कह सकते हैं, तांगा, डोंगा जिसको आप लोग बोलते हैं, तांगा खड़ा करने का एक स्थान था, और उसमें खड़ा करने तांगा को पार्क करने के लिए, कह सकते हैं पार्क कहें या जो भी कहें, तांगा को खड़ा करने के लिए कुछ चार्जेस वसूलने थे। इनको पुरुषोत्तम दास जी को दे दिया गया ठेका, कितने 5000 या कुछ था रुपए, उसमें दे दिया गया कि आप इतना जमा करो और जाओ वसूलो। हुआ क्या कि साल भर इधर कोई झांकने नहीं आया, यहाँ पे कोई तांगा वाला आया ही नहीं। अभी सभी तांगे कितनी कमाई होती होगी, हम ही लोग चाहते हैं ना कि चलो वहां ना खड़ी करनी पड़े, किसी दुकान वाले के पास में खड़ी कर देते हैं तो पैसे बच जाएंगे। ठीक है, चलता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि बटाला म्युनिसिपल कारपोरेशन ने जो प्लेस निर्धारित किया था टोंगा खड़ा करने के लिए, वहां पे पुरुषोत्तम दास जी फायदे के लिए लिए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, वहां पे कोई टोंगा आया ही नहीं। आया नहीं तो साल भर में पैसे कहां से आएंगे, भैया देखो वो हवा नहीं रहा है, और इसमें हुआ नहीं कुछ, इसलिए मैं पैसा वैसा देने वाला नहीं हूं, जो भी आपका 5000 रुपए है, और हाँ बदलते आप कुछ भी हो तो वापस करो। तो पुरुषोत्तम दास जी इनके खिलाफ केस करते हैं, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, मेरा जो पैसा हुआ तो यहाँ पे पंजाब हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होता है, क्योंकि क्या परिस्थितियां रही, कैसे रहा कि वहां पे कोई गया ही नहीं तो खत्म काम। तो फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। मैंने सोचा था कि आज ये पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि अब इस केस को आप थोड़ा सा जोड़िएगा कमर्शियल हार्डशिप से। हार्डशिप माने कठिनाई, तो कमर्शियल हार्डशिप वाणिज्यिक कठिनाई, व्यापारिक कठिनाई, कुछ ऐसी कठिनाई हो जाए तो क्या किसी दूसरे पार्टी को जिसको नुकसान हो रहा है उसको छूट दी जा सकती है क्या? तो एक बात दिमाग में रखिएगा जो इसका फंडामेंटल है कि अगर किसी व्यापार में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं और ड्यू टू रीजंस कुछ उनको हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, कठिनाइयां फेस करना पड़ रहा है, कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्होंने जो फायदा सोचा था
वो नहीं हुआ। सोचने वाला दिमाग है, एक उनके दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन वो हुआ नहीं। तो क्या होगा? एक केस देखते हैं, सचिंद्रनाथ वर्सेस गोपाल चंद। सचिंद्रनाथ वर्सेस गोपाल चंद्र का मामला। सचिंद्रनाथ वर्सेस गोपाल चंद्र के मामले में इन्होंने एक रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ये कहीं हो सकता है गलत हो गया, आपको हंसेंगे, इसलिए आप रेस्टोरेंट समझिए, रेस्टोरेंट। तो उसको इन्होंने कुछ अधिक किराए, ठीक है, अधिक इन्होंने पे किया इसको किराए पे लेने के लिए। इन्होंने इनको अधिक किराए पे इनका रेस्टोरेंट लिया। इनके दिमाग में क्या था कि उस समय उस शहर में जहां पे इन्होंने लिया था वहां पे ब्रिटिश ट्रूप्स आई थी। ब्रिटिश ट्रूप्स यानी सैनिकों का एक टुकड़ी वहां पे आई थी, रुकी थी। इनको लगा कि ये लोग आए हैं तो ठीक है, अगर मैं इस रेस्टोरेंट को थोड़ा ज्यादा भी पैसे ले लेता हूं तो इससे हमारा पैसा निकल आएगा, इन लोगों खाने पीने की व्यवस्था मेस में ठीक होगी नहीं, हम फायदा कमा लेंगे। और एग्रीमेंट में ये स्पेसिफाई किया कि जब तक ये ब्रिटिश ट्रूप्स शहर में रहेंगी, this agreement will remain in force so long as British troops will remain in town। जब तक ये ब्रिटिश ट्रूप टाउन में रहेंगी तब तक ये चलता रहेगा। ये शब्द था, ठीक है। कुछ दिन तो रहा मामला, ठीक ठाक रहा, 10-20 दिन। फिर इन लोगों ने कुछ ट्रूप्स वाले और शंखल हुए होंगे, इनको इनके ऊपर से कमांड से आदेश आ गया कि आप बाहर नहीं जाओगे। अब इनको क्या हुआ, ये बेचारे तो एकदम से वो हो गए ना, क्या बोलेंगे, जो भी आप शब्द समझ लो, इनकी तो स्थिति ही खराब हो गई। सचिंद्रनाथ ने कहा भाई हमें तो अधिक किराया चाहिए। इन्होंने कहा नहीं भाई वो लोग नहीं आते तो उससे नहीं आते तो हम क्या करें। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा ठीक है, दिस सिचुएशन कम्स इन कमर्शियल हार्डशिप, ठीक है, असंभव नहीं हुआ है, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है दूसरों को खिलाफ। जो आपने लिया है वो आपका एक अलग उद्देश्य रहा होगा, लेकिन इससे पूरी जो इंटायर कॉन्ट्रैक्ट है ना वो नहीं खत्म हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं समाप्त हो रही है। सो यू आर लायबल। तो देखिए कमर्शियल हार्डशिप में ये मामला आता है, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कि दैट वाज नॉट येट दैट, जो भी ये था कि इसकी वजह से ये व्यर्थ नहीं किया गया, फ्रस्ट्रेट नहीं माना गया और इनको पालन करना पड़ेगा। इसी तरह के 2 केसेस और हैं। एक केस आता है हरचंद राय फूलचंद वर्सेस प्रागदास। हरचंद राय फूलचंद वर्सेस प्रागदास। इसमें कुछ हुआ था, ये प्रिवी काउंसिल का मामला था, आप ध्यान रखिएगा। बताना इसलिए दोनों जरूरी है कि एक प्रिवी काउंसिल से आता है और एक नीचे आता है सुप्रीम कोर्ट से। इसको भी इसी समय लिख लीजिए। गंगा शरण वर्सेस रामचरण रामगोपाल। गंगा शरण वर्सेस रामचरण रामगोपाल। दोनों केसेस को आपको लिखना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, आप लिखेंगे तो। प्रिवी काउंसिल ने हरचंद राय फूलचंद वर्सेस प्रागदास का मामला देखा था और
सुप्रीम कोर्ट ने गंगा शरण वर्सेस रामचरण रामगोपाल के मामले में सेम चीजें, लगभग सेम फैक्ट थे, उसमें इन लोगों ने अपना निर्णय दिया था। जैसे इसमें क्या था, या हर्षन को पहले देख लेते हैं कि दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ धोतियां सप्लाई करने का। धोतीज आप समझते हैं, धोतियां सप्लाई करने का हुआ कि जैसे जैसे एक स्पेसिफिक क्वालिटी की बात की गई थी, स्पेसिफिक मिल्स की बात की गई थी कि इन्हीं का प्रोडक्शन हमें चाहिए, ठीक है। तो ये लोग, इसमें दूसरे पार्टी का ठीक है, जैसे जैसे मुझे वहां से मिल से मिलती जाएंगी मिलों से, हम आपको सप्लाई करते जाएंगे। मिलों में कोई प्रॉब्लम होगी, मिलों ने सप्लाई नहीं दिया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, पहले वाले केस को आप समझ लें। तो इन्होंने कहा भाई हम अब मिलों से सप्लाई नहीं मिली, इस केस को फ्रस्ट्रेट माना जाए और हमें इससे फ्री किया जाए, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज न की जाए कंपनसेशन के रूप में। प्रिवी काउंसिल ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पर्टिकुलर क्वालिटी की बात हुई है तो आप पर्टिकुलर क्वालिटी की बात ये नहीं कह सकते कि मिल नहीं दे रही है तो हम नहीं देंगे। आप अरेंज करो मार्केट में और होगी कहीं और से, तो वहां पे कमर्शियल हार्डशिप हो सकता है उनको महंगा पड़े, लेकिन आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, आप दो। ऐसा नहीं कंपनी से, कंपनी मिल तो और कहीं सप्लाई की वहां से उठा लो। इसके हिडन जो इनका वो था, उद्देश्य ये था कि नहीं मिले तो वहीं से हम देंगे, नहीं वहां से नहीं दो, कहीं से देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं था कि उसके प्रोडक्शन अगर अवेलेबल ही नहीं रहते मार्केट में, खत्म हो गया होता तो बात अलग, कहीं है उठा के दो। इसी तरह से इस वाले मामले में गंगा शरण सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एक विक्टोरिया मिल के कपड़े की गांठें सप्लाई करनी है, ठीक है। और ये हुआ कि वही चीज की जैसे जैसे विक्टोरिया माल से हमें, विक्टोरिया मिल से हमें कपड़ा मिलता रहेगा, हम आपको सप्लाई करते रहेंगे। विक्टोरिया मिल ने सप्लाई नहीं दी, इन्होंने कहा नहीं, फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए। फ्रस्ट्रेट कब करेंगे, फ्रस्ट्रेट कब करेंगे, जबकि पहली स्थिति क्या थी, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस वो भी नहीं है, आप कहीं और से उठा कर। इन दोनों कारणों से संविदा का मूल ही खत्म हो जाए, तो मूल नहीं खत्म हो रहा है। मूल ये है कि आपको इस तरह के, इस क्वालिटी के कपड़े या कपड़े के जो बंडल्स हैं वो सप्लाई करने हैं, तो आप कहीं से अरेंज करो, वो एक अलग चीज है। विक्टोरिया मिल्स का कहा गया तो इट मींस दैट इज अ स्पेसिफिकेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, आपको यही क्वालिटी देनी है। मिल से मिलेगा, दैट इज अ टाइप, दैट इज अ मोड ऑफ यू कैन से डिलीवरी, वहां से मिलेगा तब आप दे देना, नहीं वहां से मिल रहा है कहीं और से उठा के दे दो। तो ये दोनों केस में ये कहा गया कमर्शियल हार्डशिप को हम फ्रस्ट्रेशन नहीं मानेंगे,